तो हेलो बच्चों, आज ये देव सर एब्सेंट, तो आज के लिए आया हूं मैं एज योर टीचर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं भी तो खुद बच्चा हूं, तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। भाई मैं 10th में हूँ। हाइट देखकर मेरे ऊपर मत जाना भाई, मेरी बस हाइट ही ऐसी है, ठीक है ना। हाइट थोड़ी छोटी रह गई, मैंने कॉम्प्लेन नहीं पिया, आप लोगों ने पिया होगा कॉम्प्लेन। तो चलो देव सर की लैंग्वेज में बोलते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जो कि है हमारा हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया चैप्टर। थोड़ा लेंदी है पर लेकिन अगर तुम इसको एज अ स्टोरी सीरीज के टाइप चलाओगे ना। अब मैंने देखो नोट्स बना रखे हैं, मैंने कैसे बना रखे हैं, मैंने एक सीरीज ली है, सीरीज का नाम लिखा है ब्रिटिश गॉट पावर, ठीक है ना। इसके एपिसोड बनाते गया मैं, ठीक है। तो पहले आता है हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड। तो इंट्रोडक्टरी एपिसोड में हम पढ़ेंगे पहले औरंगजेब कौन था, ठीक है। औरंगजेब था कौन। तो औरंगजेब के बहुत सारे वो होते हैं, तो तुम इसको फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लो भाई। फ्लो, क्योंकि औरंगजेब से क्वेश्चन मोस्टली बनती है, मैंने लास्ट पीवीक्यू में देखा था, 8th का भी देखा था मैंने। तो जो औरंगजेब है उससे क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे। तुम्हारा सबसे पहले पेज भी इधर का एनसीईआरटी के, देखो ये पेज पे, देखो ये रहा औरंगजेब के बारे में सब कुछ। तो पहले हु वाज औरंगजेब। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर हु डाइड इन 1707। तो पहले तो आ गया हमारा लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो औरंगजेब कौन था, हमारा लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, ठीक है। सेकंड, डाइड इन 1707। जो मुगल रूलर था वो क्या कहते हैं 1707 में मर गया था, ठीक है। तीसरा, कैप्चर्ड a large part of territory। अब इसने मुगल रूल वो औरंगजेब ने, पहले तो ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था औरंगजेब। दूसरा, ये 1707 में मर गया, मतलब कि कुछ तो लड़ाई वड़ाई हुई होगी, भगवान ने इसको अपने पास बुला लिया, ये टपक गया। तीसरा, इसने कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी। हमारे इंडिया को इन मुगल रूलर्स ने, इस औरंगजेब ने इतना कैप्चर कर लिया था इंडिया को, उसने मतलब मोस्टली हाफ ऑफ द इंडिया को कैप्चर कर लिया था। अब वो मरा, ठीक है ना। अब ये औरंगजेब है, औरंगजेब मर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब औरंगजेब तब मर गया, तो उसके बाद क्या हुआ। अब इसके पास इतनी सारी टेरिटरी थी, तो बाकी जो इसकी टेरिटरी है वो कहां गई। तो आफ्टर हिज डेथ सूबेदार्स एंड जमींदार्स एस्टैब्लिश देयर स्मॉल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके मरण के बाद, इसकी तेरहवीं के बाद जो मुगल रूलर्स थे, मतलब मुगल रूलर्स के जो सूबेदार और जमींदार थे, सूबेदार कौन होते हैं, जो एक एरिया पर अपना मतलब उसको देख रेख करते हैं, जमींदार जो जमीन की टेक केयर करते हैं, उन लोगों ने अपनी नई नई टेरिटरी बना ली। अब देखो, समझो औरंगजेब के पास इतनी बड़ी टेरिटरी थी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर तो ओनली पहले पहले तो ओनली औरंगजेब रूल करता था, पर औरंगजेब के मरने के बाद इस टेरिटरी के, देखो अब कौन बचा हम पे, औरंगजेब के मरने के बाद उसके मंत्री बचे, जमींदार बचे। तो देख मंत्री, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं बुक के अंदर, जमींदार और सूबेदार से लिखा है, वही ध्यान करके जाना तुम लोग। सूबेदार और जमींदार, इसको तुम छोड़ दो यार, फिर तुम कहोगे कि तुमने लिखा था एग्जाम में आ गया, देव सर डांटेंगे फिर मेरे को। सूबेदार और जमींदार जो थे, उन्होंने इस टेरिटरी का क्या करा,
ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ऐसे इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और देखो अब समझो 10 सूबेदार थे, 10 जमींदार थे, तो सबने अपना छोटा छोटा किंगडम बना लिया। अब ये पहले तो औरंगजेब के टाइम पे एक बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है ना, पर तब सूबेदार और जमींदार आए औरंगजेब के मरण के बाद, 13वीं के बाद उसकी, तो ये सूबेदार जमींदार 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 सूबेदार, ऐसे मतलब इन लोगों ने अपने कैप्चर कर लिया। इन लोगों ने ये आपस में बांट लिया। अब ये बांटा तो इन दोनों में भाईचारा भी बने रहा था। ये नहीं कि तूने मेरी बंदी ले ली तो अब तू मेरा भाई नहीं है, अब तू मेरा वो नहीं है, ठीक है ना। अब तो अब जो औरंगजेब था वो पावरफुल रूलर था, ठीक है ना, अब तो वो पावरफुल रूलर था। तो आपने ये देखा अपनी हिस्ट्री में, हिस्ट्री का कोई सा भी पन्ना उठा लो, जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था ना, उसके पास दिल्ली जरूर थी। क्या थी? दिल्ली। दिल्ली जो थी वो मेन थी, दिल्ली, आगरा, और एक और थी मेरे को याद नहीं आ रहा, हमने 8th में पढ़ा था। दिल्ली, आगरा, ये जो चीजें थी ना, ये मेन ट्रेड रूट थे। देखो एक थी हमारी वेस्ट में, एक थी ईस्ट में, और एक थी बीच में। वेस्ट वाली पता नहीं, ईस्ट में तो थी हमारी आगरा, और जो बीच में थी वो दिल्ली थी। वेस्ट वाली मेरे को ध्यान नहीं आ रही अभी, ठीक है ना। जो दिल्ली थी उससे मेन ट्रेड रूट होता था। अब तब ये हो गया। अब सूबेदार से जमींदार, अब तुम लोग तब वो मर गया, हमारा औरंगजेब मर गया, तो दिल्ली जो थी वो एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रही। दिल्ली जो थी वो एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रही। अब तुम पूछोगे कि क्यों, ये सूबेदार और जमींदार भी तो ले सकते थे दिल्ली को, इन्होंने क्यों नहीं लिया? अगर ये ले लेते तो दिल्ली भी तो तब भी तो इफेक्टिव सेंटर रहती, अब क्यों? इसका आंसर है, देखो ये सूबेदार और जमींदार से ये मेन रूलर नहीं थे, इनको डर लगता था, इनको ये डर लगता था कि क्या पता अगर हम ले ले तो हम पे जल्दी से हमला हुए, हम लोग नहीं कर पाए। अब तुम पूछोगे इफेक्टिव सेंटर होता क्या है? इफेक्टिव सेंटर क्या होता है? मतलब कि जो मेन सेंटर होता है, जिससे ज्यादातर मेन काम होता है, वो होता है हमारा इफेक्टिव सेंटर, ठीक है ना। समझ आया? कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसके बाद बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी अ न्यू पावर विच इज ब्रिटिश स्टार्ट इमर्जिंग इन इंडिया। देखो पहले थोड़ा मिटा लेते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी। हाँ देखो अब 18th सेंचुरी, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, देखो हमने क्या पढ़ा, औरंगजेब कब मरा? 1707 में औरंगजेब मर गया था, ठीक है ना। तब 1707 में औरंगजेब मर गया, तो उसके बाद ये तो हमारी 17th सेंचुरी की बात है। अभी मैंने बोला हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, हाफ ऑफ मतलब सूबेदार से जमींदार ने इसकी जगह ले ली, तो उन्होंने भी थोड़े दिन तो रूल किया होगा, थोड़े साल तो रूल करा होगा। तो 18th सेंचुरी के हाफ में 18th सेंचुरी के हाफ में क्या कहते हैं, एक नई पावर आनी चालू हुई। मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो की थी ब्रिटिश की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो की थी ब्रिटिश की। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी जो थी वो कहां से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। मैं वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, पर मेरे को इस सबका आंसर चाहिए इस पार्ट के लिए, ठीक है ना। जिसका भी पहले आया उसको मेरी तरफ से अगली वीडियो में शाउट आउट, ठीक है। 18th सेंचुरी के हाफ में शाउट आउट, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ब्रिटिशर्स केम ओनली एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। अब ये तुमने बहुत जगह तो सुना होगा कि ब्रिटिशर्स जो हमारी कंपनी में आए वो कैसे आए, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो वो कैसे आए।
ब्रिटिशर्स ज्यादा कंपनी है, कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी दे दो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब तक तो आंसर लिख दिया होगा। तो जो ब्रिटिशर्स आए हमारी इंडिया में, ब्रिटिशर्स आए हमारी इंडिया में कौन सी कंपनी से आए, कौन सी कंपनी के उसमें आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चैप्टर में मेन वर्ड क्या है, हाँ मैं बताना भूल गया। देखो भाई लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस चैप्टर में इसका ही मेन रोल है, इसके अलावा किसी का रोल नहीं है। मेन रोल इस कंपनी का है, ठीक है ना। अब पहला इंट्रोडक्टरी एपिसोड हमारा खत्म, अब आया हमारा एपिसोड नंबर 2, कंपनीज एंट्रेंस इन द ईस्ट। अब तुमको इसके वर्ड से ही समझ आ जाएगा, मतलब इसके जो मैंने भी लाइन बोली है, क्या बोली, ए यार एक तो रब करने का बहुत वो है, देव सर भी ना वो नहीं लगा सकते। अच्छा देव सर आ गए। तो कैसे हैं आप लोग, होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे इनको लेक्चर के, क्या एंजॉय तो हो रहा होगा लेक्चर का। मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से समझा रहे होंगे, समझा रहे हैं ना अच्छे से। हाँ सर, नाम नहीं हंसा दीजिएगा। हाँ चलिए फिर आप लोग समझिए, फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जान दो देव सर को यार, बाहर जान दो। इसके नाम से आप लोगों को क्या समझ आता है बताओ। अपनी अपनी जो कॉपी तुमने ले रखी है, बुक भी ले रखी है ना, बुक के अंदर भी साइड में एक छोटी सी स्पेस होती है, लिखो क्या होता है इसका मतलब पेंसिल से। ये जो टॉपिक है ना बहुत अच्छा है, इससे मैं बता रहा हूं तुमको दावे के साथ साथ 3 4 5 इन नंबर्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाँ, तो कंपनी एंट्रेंस इन द ईस्ट मतलब कि कंपनी ईस्ट के अंदर आ गई। अब ईस्ट के अंदर कौन सी चीज है, कौन सी जगह थी, इंडिया, मतलब कि जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर आ गई है। अब पहले, इससे पहले वाली अभी जो इससे पहले टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता चल गया कि इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 4 5 मार्क्स के तो आराम से बनेंगे। अब तुम सोचोगे 1 2 मार्क्स के कहाँ गए, 1 2 मार्क्स के बेटा इसमें से देखो तुम क्या कहते हैं, ये तुम टॉपिक देखो, ये इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इतने क्वेश्चन, इतने, इससे पूरा एग्जाम बन सकता है तुम्हारा 1 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं एक टॉपिक से इसमें, ठीक है ना। तो कंपनी एंट्रेंस इन द ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी गेट अ signed charter from the Queen of England stating that no other company from England could trade with the East। मतलब कि देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले हम अपना इंडिया लगते हैं, इंडिया, ये हमारा इंडिया। अब इंडिया के ऊपर तुम लोग ये तो पता ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करना चाहती है, रूल, कौन मतलब रूल, रूल कहना चाह रहा हूं मतलब ट्रेड करना चाहते हैं वो इंडिया से, फिर उसके बाद उनका इंटेंशन था रूल करने, वांट्स टू ट्रेड। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, बार बार लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। हाँ, अब EIC क्या करना चाहती थी, हमारी ट्रेड करना चाहती थी हमारे इंडिया से। अब यही तो नहीं है कि बस EIC ईस्ट इंडिया कंपनी है, बस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी तो और कंपनी होती है। अब तुम क्या कहते हैं, एक स्टोर से सामान खरीदने जाते हो, आईफोन खरीदने जाते हो तुम, लबूबू डॉल खरीदने जाते हो समझो तुम मॉल के अंदर, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि एक ही स्टोर है लबूबू का, बहुत सारे स्टोर है ना, ठीक है ना। अब एक पेन, मतलब जैसे ये वाला मार्कर है, तो ये तो नहीं है कि ये मार्कर सिर्फ देव सर का ही होगा, या ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो मार्कर है ये बगल वाले सर का हो या ये वाले सर का हो, मतलब कि एक ही तो चीज है, पर लेकिन सब किसी का भी हो सकता है ना, मतलब सभी चीज को यूज करना चाहते हैं।
तो इंडिया से भी यही था, इंडिया को भी सारी कंपनीज यूज करके उससे जो है ट्रेड करना चाहती थी। और कौन सी कंपनी हो सकती थी? फ्रेंच। ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए डोम्स का हमारा मार्कर है और लक्सॉर्ट का मार्कर है और कैमलिन का मार्कर है, तो आप क्या करेंगे, सब कंपनी का यूज करके देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, अच्छा लिखा रहा है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। उसी तरह वो इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स तो इंग्लैंड में अपना ट्रेड करते ही थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इंडिया में बहुत सारे सरप्लस है, इन द सेंस कि वहां पे बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज है, जो कि हम वहां से आराम से अपना ट्रेड करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो इंडिया था पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए वेल नोन था, ठीक है, मतलब पहले हाथ से बने हुए कपड़े हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। बट आफ्टर ब्रिटिश कम, ब्रिटिश जब आए तो हमारा जो इंडिया हुआ वो क्या हो गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई तो बहुत सारे हमारे नुकसान होने लगे, मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब डिक्रीज में जाने लगे, डिक्लाइन, जैसे होता है ना कि स्टॉक मार्केट जो होता है, चाहे बाहर का जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन करने लगता है, तो वो फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे जूट, कॉटन, ये सब, जिससे कि क्या हुआ, वो यहां से रॉ मटेरियल भेज पाते थे अपने इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स भेज पाते थे और उससे नया फिनिश्ड गुड्स बना पाते थे, ठीक है। मतलब क्या कि इंडिया को क्या कर दिया गया, इंडिया को उन्होंने एज अ एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का कर दिया और इंपोर्टर फिनिश्ड गुड का कर दिया। तो इतने सारे काम उन्होंने किया। इसके आगे के जो भी हैं वो ये समझाएंगे जो भी आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए फिर बिना देर के हुए इनसे शुरुआत करवाते हैं। हाँ, तो ये द कंपनी हु वांट्स टू ट्रेड। अब कौन सी कंपनी ट्रेड करना चाहती थी इंडिया से? अब देखो, ये नहीं है कि ओनली ये कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, मैंने कहा एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखो, EICS मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है पहली, डच दूसरी, फ्रेंच तीसरी, पोर्टुगीज चौथी। ये कंपनी हमारी इंडिया में आई थी, 1 2 3 4, बहुत सारी आई थी। अब देखो क्या कहते हैं, अब EIC है, अब देखो कितनी कंपनीज है टोटल, मैंने ये एग्जांपल ले लो, टोटल इक्वल टू 4 कंपनी, टोटल कितनी थी, 4 कंपनी, ठीक है। अब इंडिया में आपको पता है कि हम इंडिया के अंदर थोड़ी सी चीजों की कमी थी, अभी भी है, पहले भी थी, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस, स्पाइसेस है, तो स्पाइसेस की इंडिया में थोड़ी जैसे समझो कमी थी, मतलब कुछ तो बहुत ज्यादा थे स्पाइसेस पर, लेकिन कुछ की थोड़ी कमी थी। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पाइसेस में कार्डेमम का, एग्जांपल हमने लिया किसका, कार्डेमम, ठीक है। अब जो कार्डेमम आपको बहुत ज्यादा, आपको पता ही अच्छा स्पाइस होता है, उसके अलावा उसकी बहुत ज्यादा मांग थी हमारी, है, उसकी जो थी हमारी बहुत ज्यादा मांग थी कार्डेमम की। अब देखो 4 कंपनी थी और चीज हमारी एक वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, 4 कंपनी थी, कंपटीशन क्या हुआ, बढ़ गया कंपटीशन, देखा, देखो क्या बढ़ गया हमारा कंपटीशन। समझो तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट्स हैं, पर उसके मांगने वाले कितने हैं, 4 मांगने वाले हैं, तो तुम्हारे पास कमी आएगी ना, कंपटीशन बढ़ेगा, तो तुम क्या करोगे, या तो जो 4 है, ठीक है, उसके अंदर समझो ये 2 चॉकलेट्स हैं, 4 के अंदर कैसे डिवाइड करोगे, आधी 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 और ये एक आधी, पर तुम्हें को पता है तुम लोग कैसे हो, तुम लोग तो ऐसे हो, क्या अपनी तो खाओगे दूसरे की भी खा जाओगे, तो तुम क्या करोगे, जो 4 है 1 2 3 4, उसके अंदर समझो पहले 2 को चॉकलेट चाहिए, ठीक है, और 3 4 को भी चाहिए, तो पहले 2 मिलके समझो ये स्ट्रॉन्ग है ज्यादा,
तो ये पहले दो मिलके इन तीन चार को भगा देंगे, ठीक है ना, इन तीन चार को मारकर भगा देंगे कि अब मैं तुमको चॉकलेट नहीं दूंगा। सर एक मिनट, अब ऐसे ही था, अब उसका समझो एक और ये दो बचे और दो चॉकलेट्स है, ठीक है ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 1 मिनट ये टॉपिक खत्म करता हूँ फिर। ये जो कृष्णा अभी टॉपिक समझाए इसको मैं फिर से एक बार समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एज ए इकोनॉमी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इन्होंने बोला है क्या कि पहली बात अगर बात करें हम कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है, उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, मतलब ज्यादा यूजेज है उसके, हाँ, और अनलिमिटेड यूजेज, अनलिमिटेड स्टॉक्स है उसके, अनलिमिटेड वांट्स हैं। वांट्स आपकी चाहत जो भी आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं। एक सेकंड सर, मैंने यहाँ पे भी बताया ना तुम्हें वही, ये दो चॉकलेट्स हैं उसके ज्यादा मांगने वाले हैं, हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती है। तुमने ये सब हमेशा सुना होगा कि हमारी जो चाहते हैं, हम किसी चीज को लेना चाहते हो, कभी खत्म नहीं हो सकती। अब देखो, अब एक और दो के पास दो चॉकलेट्स बची, तो अब एक क्या करेगा, एक समझो ज्यादा पावरफुल है दो से, वो दो को भी मार देगा और वो दोनों चॉकलेट्स ले लेगा। ऐसे ही हुआ था हमारी इंडिया के अंदर। उसी तरह अभी इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी इकोनॉमी में हम देखें तो जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति होता है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो कम पावरफुल को मात देता है, ठीक है। जो ज्यादा, हाँ, जैसे जिसके पास, जैसे मान लेते हैं आपका लेट से इनकम 10,000 होगा और कोई बंदा है जो आपके पड़ोस में रहता है वो 1 लाख का इनकम है उसका। अगर जो 1 लाख का इनकम है तो वो ज्यादा किसी चीज का क्वांटिटी ला सकता है, लेकिन वहीं पे अगर दूसरा जो व्यक्ति है जिसका 10,000 इनकम है वो बहुत कम क्वांटिटी ला सकता है उस चीज का, ठीक है। नहीं तो सही है। अब जैसे कि एक के पास 10 लाख है और एक के 10 लाख है, एक के पास 1 लाख है, एक के पास 1,000 है, ठीक है, और सोसाइटी में हाउस एक ही है, तो क्या करेगा जो 10 लाख वाला है, या तो वो तुमको मरवा देगा, वही कहने का मतलब है कि इकोनॉमी में ऐसे लेते हैं तो हम यही करते हैं कि 1 लाख है तो हम ज्यादा उस चीज की क्वांटिटी हाँ, क्योंकि मेरे वांट्स अनलिमिटेड है, मैं चाहता हूं जितना ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैं ही लूं। हाँ। और ऐसे ही हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है ना, एक से अब सर उस टाइम क्या हुआ था कि कार्डेमम, कार्डेमम छोड़ो यार, तुम स्पाइसी ले लो, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, इसकी रेगुलर ट्रेड होनी चाहिए थी, पर इसके लिए कंपनी कौन सी कम्पीट कर रही थी, इसके लिए 4 कंपनी, ठीक है ना। अब 4 कंपनी जो कम्पीट कर रही थी उसके अंदर क्या होगा, मैंने तुमको क्या बताया, समझो डच थे, पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे और EIC थी, ठीक है ना। कौन कौन थे, डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच और EIC। हाँ, कब देखो, डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच और EIC थे, ठीक है ना। अब EIC की स्ट्रॉन्ग थी, फ्रेंच की स्ट्रॉन्ग थी, पर डच और पोर्टुगीज जो थे वो नए थे, तो इन दोनों ने पहले क्या करा, इन दोनों को खत्म कर दिया। फिर EIC ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो EIC ने फ्रेंच को खत्म कर दिया, और लास्ट में रूल किसका बचा, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्होंने अपनी जगह इंग्लैंड की क्वीन इलिजाबेथ से चार्टर साइन करवाया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इंग्लैंड से सिर्फ ये EIC कंपनी की वहां पे जाकर ट्रेड करेगी, वो और कोई कंपनी उधर जाकर ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था। अब वहां गए, सारा हो गया, ठीक है ना। अब उनकी क्वीन का नाम क्या था, क्वीन इलिजाबेथ वन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्वीन इलिजाबेथ वन हो गया। फ्रॉम द चार्टर द कंपनी अगेन gain freedom to explore sea routes and places from where they can gain grain at cheaper price and sell it at higher, मतलब कि वहां उस चार्टर से ये भी हो सकता था कि वो जो एरिया है वहां का वो सारे सी रूट्स पे घूम सकते थे, और जो ग्रेन है वो किसी भी कंट्री से या ग्रेन या कोई भी चीज ट्रेड की वो क्या कहते हैं सस्ते दामों में लेकर उनको महंगे दाम में बेच सकते थे। With this charter, the company does not have fear to other company coming from England. ये भी बता दिया। Mercantiles were the company which decreased their competition so they can buy goods cheaper and sell them at higher prices. देखो, अब जो मर्केंटाइल्स होती थी वो एक कंपनी का टाइप होती थी जो इंडिया में होया करती थी, मतलब कि वो जो कंपनी होती थी हमारी वो क्या होया करती थी, मतलब मर्केंटाइल, उसके नाम से तुमको समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। एक बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप
एंड सेलिंग देम एट मतलब महंगे प्राइस। उन्होंने ग्रेन चीपर प्राइस पे, एक बिजनेस वाली कंपनी होती थी जो ग्रेन चीपर प्राइस में लेती थी और उनको महंगे दामों पे बेचती थी। अभी मैंने तुमको स्पाइसेस वाला बता ही दिया, अगले पैराग्राफ में वही सेम चीज है। सो एज द टाइम ब्रिटिशर्स वर कमिंग बाय रोमिंग द सी, पोर्टुगीज। अब देखो ब्रिटिशर्स जैसे धीरे धीरे आ रहे थे, समझो ये एक सी है बहुत बड़ा और मैं ब्रिटिशर, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, मैं सारे सी देखते हुए आ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे अच्छा इंडियन ओशियन है, ओ यहाँ पे तो पैसिफिक ओशियन है। अच्छा इतने मैं यहाँ पे घूम रहा था, इतने ना जो ब्रिटिशर्स वो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में जल्दी जल्दी गए। अब समझो इतना पार्ट जो है वो इंडिया का है, यहां से लेके यहां तक का, और ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे घूम रहे अपना ओशियन में। अब मैं हूं पोर्टुगीज, मैं जल्दी से इंडिया में गया, मैंने अपनी क्या कहते हैं टेरिटरी, मैंने अपनी जो ये टेरिटरी है मेरी, मैंने अपनी कंपनी के ऑफिस को सेटअप कर दिया है। अब मैं ट्रेड करने लगा, ब्रिटिशर्स आए, उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने ले मारा उनको, मारा उनको, मार भगाया। तो ऐसे हुआ पोर्तुगीज निकल गए। अभी मैंने तुमको बताया ना कैसे इन्होंने पहले इनको हराया, फिर या इसने फ्रेंच को हराकर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। सॉरी, इस्टेब्लिश कर दिया था। अब पोर्तुगीज देखो, अब हम पहले बात करते हैं, एक आध पॉइंट पोर्तुगीज के बारे में दे रखा है वो बता देता हूं मैं। वैसे इतना वो नहीं आएगा मेनली, पर फिर भी पढ़ कर जाना, क्या पता आ जाए फिर तुम कहोगे कि कृष्णा भैया ने बताया था, हमने तो नहीं पढ़ा, फिर आ गया। पोर्तुगीज उनका बेस कहां पे था? गोवा में था उनका बेस, ठीक है। वास्को द गामा पोर्टुगीज। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है पोर्तुगीज के बारे में, वास्को द गामा, वो सुने ना, गामा मारेगा, वही है यार गामा। और ये मैं सोच नहीं तुम्हारा मामा लिखा हुआ है, गामा लिखा हुआ है। वास्को द गामा ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, इसने 1498 में सी रूट टू इंडिया, इंडिया जो था वो बोला डिस्कवर करा था, उन्होंने ढूंढा था कि इंडिया से जो सी रूट है वो क्या है। ऑल्सो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच कब आए थे? अर्ली 17th सेंचुरी में आ गए थे डच हमारे, ठीक है ना। ऑल्सो बाय द सून द फ्रेंच ऑल्सो, अब डच आ गए तो फ्रेंच भी आ गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। मैंने भी इससे पहले तुमको बताया ना कि जो सारी कंपनीज थी वो एक ही चीज खरीदना चाहती थी, मतलब जो सब सारी कंपनीज थी उनको एक ही चीज लेनी थी। अब वो एक ही चीज के पीछे पड़ी थी, वो बढ़ गई तो उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। अब वो चीजें क्या क्या थी? सिल्क, कॉटन, पेपर, क्लोव, कार्डेमम और सिनेमम, ये चीजें थी। द कंपनीज एज इंक्रीज डिमांड फॉर दीज थिंग्स द प्राइस ऑल्सो गोज। अब जैसे जैसे कंपनी की डिमांड बढ़ती गई प्राइस बढ़ते गए। देखो अब जैसे लबूबू डॉल है, ठीक है ना, मैं तुमको उसके एग्जांपल से बताता हूँ। लबूबू डॉल है, वो कितनी सस्ती थी पहले, लबूबू इक्वल टू चीप, बहुत सस्ती थी, मेरे को भी रेट नहीं पता, चीप थी। पर जैसे ही उसको क्या किया, लबूबू को किसने यूज किया? यूज्ड बाय लीसा। लीसा ने जैसे उसे यूज करा उसके रेट बढ़ गए, ठीक है। लीसा मतलब यूज इन द सेंस रेट क्या, लीसा ने यूज किया, सारी लड़कियां ब्लैक पिंक की दीवानी तो होती हैं, उन्होंने उसको खरीदना चालू कर दिया, खरीदना चालू किया, लड़कों ने खरीदा, ऐसे करते करते रेट जो है वो आसमान तक पहुंच गए उसके। तो क्या क्या हुआ इसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि डिमांड जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज। इक्वेशन टाइप पे बनानिया मैंने ये कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुई उसकी वजह से प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हुआ। द हायर डिमांड एंड प्राइस लेड टू बैटल बिटवीन द कंपनीज। और ये बताया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई प्राइस बढ़ते गए, सारी कंपनीज में आपस में लड़ाई हो गई। कंपनीज सैंक ईच अदर शिप, ट्रेडर्स वर लीडेड विद फोर्सेस एंड फोर्टिफिकेशन टेक प्लेस।
मतलब कि जैसे जैसे लड़ाई हुई, अब देखो लड़ाई हुई तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ तो करा होगा। अब लड़ाई हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, जो उनकी शिप्स होती थी, समझो ये है पोर्तुगीज की शिप, ये है डच की शिप, EIC की शिप, फ्रेंच की शिप, इनमें आपस में लड़ाई होने लगी, एक दूसरे की शिप को ये डुबा देते थे। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेडर्स होते थे, अब ट्रेडर्स ट्रेड करने जा रहे हैं, सबको पता अगर वो ट्रेड करने जाएंगे उनके ऊपर कहीं से भी हमला हो गया, सामान छीन लेंगे, तो इसलिए उनको किसके साथ भेजा जाता था, आर्मी के साथ, जिससे कहीं पे भी लड़ाई हुई आर्मी ने बंदूक निकाली और भिड़ के आओ। तो आज के लिए इस पार्ट के लिए बस इतना ही, बाकी हम अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। तो होप सो आपने मजा लिया होगा इस वीडियो का और आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। होप सो कृष्णा अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई, कुछ मैं भूल गया